नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की। 22 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की ओर से जारी किए गए सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसमें एसटी शिक्षकों के लिए पूर्ण रिजर्वेशन की पुष्टि थी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर इसको लेकर जुर्माना लगाया, जो सरकार के लिए रिजर्वेशन में 50% की सीलिंग को तोड़ना चाहते थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी इलाकों में स्कूलों के शिक्षकों के 100% पद अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व करने के जनवरी 2000 के अविभाजित आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के आदेश को निरस्त किया। साथ ही संविधान पीठ ने अपने निर्णय में 1992 के इंदिरा साहनी फैसले को भी उसका हवाला दिया है। अब 152 पेज के इस फैसले में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं और साथ ही साथ इस फैसले का इम्पैक्ट SC/ST रिजर्वेशन, प्रमोशन में आरक्षण या फिर दूसरे मसलों पर किस तरीके से पड़ने जा रहा है, ये समझेंगे हम आज अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। PK मल्होत्रा साहब हमारे साथ है, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अशोक कुमार भारती जी हैं, जो कि चेयरमैन है नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। हमारे साथ सिद्धार्थ हैं, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और शुरुआत में अशोक भारती सर आपसे करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने जो अभी तक देखा है, ये जो फैसला है, इस फैसले में जो पेटिशनर था उसने कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय से इस बात के बारे में नहीं पूछा था कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। ये मुझे लगता है पेटिशनर की डिमांड से अलग जाके जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, ये 2 सवाल, बड़े मुख्य सवाल खड़ा करता है। पहला सवाल ये कि इस देश में, इन देश की सरकारों ने आजादी के बाद रेमेडीज टू कम्बाट अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन का एक तौर तरीका अडॉप्ट किया। उस तौर तरीके के तौर पर इस देश में आरक्षण एक उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले, आपको याद होगा चंपक दुराई राजन का जो केस था, वो इसी बात को लेके था। तो संविधान का पहला संविधान संशोधन इसी बात पर हुआ। 1977 में जो 77th अमेंडमेंट है, 77th अमेंडमेंट में भी ये बात तय हो गई कि रिजर्वेशन को लेके कोई इशू नहीं है। सारा का सारा मुद्दा अब इस बात पर आ रहा है कि अगर आप देखेंगे इंदिरा साहनी वर्सेस ऑल के बाद जब भी ये मुद्दा आया है, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मंडल कमीशन लागू होने से पहले इस देश में पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर कोई जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जब केंद्र सरकार में आरक्षण का मुद्दा आया, तब से ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सवाल ये है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात स्वीकार कर ली है कि हर स्तर पर आरक्षण होना चाहिए जी, तो सर्वोच्च न्यायालय इस बात की तफसील में जाने की बजाय जो सरकार का काम है, वो बार बार उस सिद्धांत के खिलाफ क्यों जबरदस्ती नो पीठ का जजमेंट है, जो इंदिरा साहनी वर्सेस एंड ऑल का जो जजमेंट है, वो 5 जजों से बड़ी पीठ का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने शेड्यूल ट्राइब पर क्रीमी लेयर को रद्द किया है। ये 5 जजों की बेंच है, ये कैसे बड़ी पीठ के सिद्धांत को नकार सकती है, ये हम सर्वोच्च न्यायालय से सवाल करते हैं। चलिए भारती जी, आपका मत है, लेकिन जिस तरीके से सिद्धार्थ मैं समझूंगा इस पूरे फैसले सबसे पहले अगर 3-4 बड़ी बातें, क्या ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर रहा है कि रिजर्वेशन जो SC/ST के लिए वहां पर क्रीमी लेयर के फॉर्मूले पर वो मोहर लगाता दिख रहा है, और दूसरा 50% की जो ब्रैकेट थे, क्या उससे बाहर जाने या उसके अंदर रहने को लेकर ये फैसला किस तरीके से नजर आ रहा है? सर, मैं इसको ऐसे बोलना चाहूँगा कि नॉर्मली हर वो व्यक्ति जो रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट्स का एस्पेक्ट मानता है,
वो इस फैसले से पूर्णतः अग्री करेगा। ये फैसला अच्छा फैसला है। 5 जजेस का यूनानिमस ओपिनियन है कि रिजर्वेशन जैसा इंदिरा साहनी ने समझा वो बिल्कुल सही है। तो ये 5 जजेस की बेंच इंदिरा साहनी के 9 जजेस की बेंच को फॉलो करती है हर एस्पेक्ट, उसको कहीं भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है। ये ओके। पहली चीज़। नेचुरली लार्जर बेंच को 5 जजेस की बेंच ओवररूल नहीं कर सकती है। उनके लगाए गए किसी भी सिद्धांत को यहाँ पे डाउट की नज़र से नहीं देखा गया है, उसको रिस्पेक्टफुली फॉलो किया है 5 जजेस ने। इसीलिए भारती साहब ने जो बोला, मैं हल्का सा उससे डिसएग्री करता हूँ। पहले समझते हैं कि इशू क्या है। एक नोटिफाइड एरिया है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में, जहाँ पे बच्चों के स्कूल में टीचर्स की एब्सेंस का मुद्दा था। कंसर्न ये थी कि ऐसे इलाकों में जहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या एससीज और एसटीज आदिवासियों की है, वहाँ पे जो स्कूल्स खोले गए हैं, इन स्कूल्स में टीचर्स जाते नहीं हैं, एब्सेंटीज्म है रैम्पेंट और परमानेंट ऑलमोस्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का सल्यूशन आया कि उस इलाके में जो रह रहे हैं टीचर्स, उनके लिए 100% रिजर्वेशन दे दिया जाए टीचिंग पोस्ट के लिए। मतलब उन स्कूल्स में सिर्फ वहीं के रहने वाले एससीज और एसटीज ही टीचर्स अपॉइंट हो सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं कहा, एक और बात बोली, कौन एससी और एसटी माना जाएगा इसका टेस्ट उस कानून में ये रखा गया कि वो व्यक्ति जिसकी फैमिली 1950 से पहले से रह रही हो उस इलाके में, जो डोमिसिलरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 1950 से पहले से रह रही हो उस इलाके में, उसी को हम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट मानेंगे फॉर द पोजीशन ऑफ टीचर्स। दूसरी चीज़, अगर इसको रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें भी, तो वो एससीज और एसटीज जो उस एरिया में रहते हैं, जनरली वो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत मुश्किल हालातों में जीवन यापन है उनका। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके माँ बाप बहुत गरीब इलाकों से आए होंगे। ऐसे व्यक्तियों पर एलिजिबिलिटी की कंडीशन लगा दी कि वो पहले प्रूव करें कि उनकी फैमिली 70 सालों से वही रह रही है। कौन इतने पेपर्स रख पाएगा पिछले 70 सालों के जो ये प्रूव करता है कि मेरी फैमिली 1950 से पहले उस इलाके में आ गई थी। मान लीजिए 5% लोगों ने प्रूव भी कर दिया कि वे लोग 70 सालों से बतौर एससी एसटी उस इलाके में रह रहे हैं, तो हर वो व्यक्ति जो प्रूव नहीं कर पाया लेकिन एससी एसटी है, वो तो बाहर हो गया इस पूरे ब्रैकेट से। कोई एससी एसटी फैमिली जो 1951 से रह रही है, वो इस कानून के चलते डिस्क्रिमिनेट हो गई। ये प्रॉब्लमैटिक है। तीसरी बात, ये कहना कि एक बार एससी एसटी की जो डिफिकल्टीज है प्रूफ की, इसको हटा भी दें, ये कहना कि स्कूल की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ट्राइबल्स ही ट्राइबल्स के बच्चों को पढ़ाएंगे, ये तो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा रहा है। ये कहाँ से कहा जा सकता है कि कोई अपर कास्ट व्यक्ति या कोई अदर बैकवर्ड क्लासेस का व्यक्ति, उसको ये जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी कि वो जाके बच्चों को पढ़ाए? ओके सिद्धार्थ, डिस्क्रिमिनेशन परपेचुएट हो रहा है। ओके। ये एक्ट की प्रॉब्लम्स थी। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बस 1 मिनट में जो 5 बातें बोली हैं सुप्रीम कोर्ट ने, आपको जल्दी से बता दूं। पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली है कि 100% रिजर्वेशन यहाँ पे किसी का फ़ायदा नहीं कर रहा था, इसलिए ये प्रॉब्लमैटिक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है ये कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट्स का एस्पेक्ट है, जैसा कि इंदिरा साहनी ने कहा है। दूसरी बात, रिजर्वेशन इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का मेजर नहीं है, वो पावर शेयरिंग मॉड्यूल है कि स्टेट की गवर्नेंस में सब कोई पावर शेयरिंग करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने रीएम्फसाइज किया है। तो 5 जजेस की बेंच बेसिकली पुराने सारे जो हाल फिलहाल के जजमेंट्स हैं, जहाँ पे वो कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इकोनॉमिक इमेंसिपेशन होना चाहिए रिजर्वेशन के थ्रू, उन जजमेंट को बाय इम्प्लिसिट कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ये बेंच, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके। यही नहीं, जो 10% रिजर्वेशन आया है ईडब्ल्यूएस के लिए फ्रॉम जनरल कैटेगरी, उस
अमेंडमेंट की बुनियाद पे भी ये जजमेंट स्ट्राइक डाउन कर रहा है कि मैं उस पर भी आप आऊंगा उस पॉइंट पर, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ, जो आपने पॉइंट कहा इस फैसले के जरिए, और जो एक शंका या आशंका मैं कहूँ कि इस फैसले के साथ खड़ी हुई, जैसे कि मीडिया में खबरें आई मल्होत्रा सर, कि रिजर्वेशन प्रमोशन में खत्म होता है SC/ST को लेकर भी, और ये साफ तौर पर कहता है, और ब्रैकेट जो 50% का था उसके बाहर जाने पर उसने रोक लगा दिया है। लेकिन जो सिद्धार्था कर रहे हैं कि जजमेंट में जो फाइन प्रिंट में कहूँ है उसको अगर समझें तो ये वाकई इंदिरा साहनी के पुराने जो फैसले हैं उसको उस पर मोहर लगा रहा है, या उससे कहीं और एक दिशा या उसको ज्यादा मजबूती देता है आपकी नजर में? कविंद्र जी, मैं समझता हूं ये जजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें आज की तारीख में आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल जो है इसको सिर्फ लीगल एक्सपर्ट ही व्यू नहीं करते हैं, आम आदमी भी व्यू करता है, स्टूडेंट्स भी व्यू करते हैं, तो मैं एक आम आदमी की सरल भाषाएं बताना चाहूंगा। इसमें दो मुख्य बिंदु उभर कर आते हैं। पहला बिंदु जो उभर के आता है वो है, क्या 100% रिजर्वेशन किसी भी ग्राउंड के ऊपर मान्य है? और दूसरा बिंदु आता है कि जो उन्होंने डायरेक्शन दी है कि बिना SC/ST या OBC के लिए जो रिजर्वेशन किया गया है उसके कोटा को कम करते हुए, क्या उस कैटेगरी के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इसका बेनिफिट उठा चुके हैं और बेनिफिट उठा करके एक इकोनॉमिकली एक अच्छे सेक्शन में आ गए हैं, क्या उनको ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, या उनको अलग करके वो लोग जिनको अभी तक इसका बेनिफिट नहीं मिला है उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए? मैं सोचता हूं ये दो बिंदु हैं, जो दो मेन विषय हैं, इनके ऊपर चर्चा की आवश्यकता है। जहां तक 100% रिजर्वेशन का सवाल है, इंदिरा साहनी के केस से कोई भी वेरिएशन इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने नहीं किया है, रादर इंदिरा साहनी की जजमेंट को फॉलो किया है। और सिर्फ इंदिरा साहनी ही क्यों, मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के और ऐसे बहुत से जजमेंट आए थे। एक बालाजी का केस आया था, नागराज का केस था, राकेश कुमार का केस है, और भी बहुत सारी जजमेंट हैं जिसमें 50% जजमेंट का उन्होंने फॉर्मूला जो है, 50% रिजर्वेशन का फॉर्मूला जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि 50% सेक्रोसेंट है, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां 50% से रिजर्वेशन एक्सीड कर सकता है। और जैसे अरुणाचल प्रदेश है या दूसरी है, वहां लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह में जो रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक है रिजर्वेशन। तो ऐसा कहना कि 50% सेक्रोसेंट जरूरी नहीं है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसको लेकर के 50% का कोटा भी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एक्सीड हुआ है। लेकिन जैसा कि सिद्धार्थ ने भी बताया, इस केस में एक पेक्यूलियर सर्कमस्टांस था। पेक्यूलियर सर्कमस्टांस क्या था कि हम 2000 के ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पास किया, जिसके ऊपर ये जजमेंट आया। लेकिन 2000 में जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया उसका भी एक बैकग्राउंड है। उससे पहले 1986 में गवर्नर ने शेड्यूल 5 में जो उसको पावर है कि शेड्यूल्ड एरिया के लिए वो कोई भी आदेश पारित कर सकता है फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन्होंने एक ऑर्डर पास करके 100% रिजर्वेशन उन सर्कमस्टांसेस में जो सिद्धार्थ जी ने एक्सप्लेन की है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, एक ऑर्डर इशू किया। वो भी चैलेंज हुआ था और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था कि केवल इस ग्राउंड पर, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, इस वजह से 100% रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वहां शेड्यूल्ड ट्राइब बहुमूल्य है, ऐसा नहीं है कि वहां शेड्यूल्ड कास्ट या दूसरे लोग नहीं रहते हैं, वो लोग भी रहते हैं। एक्चुअली ये 86 के ऑर्डर को 1987 में स्वयं गवर्नर ने थोड़ा मॉडिफाई किया, क्योंकि उनको उस समय ट्राइब्स के टीचर नहीं मिल रहे थे, कि उन टेम्परेरी बेसिस पे फिलअप किया जाएगा, और टेम्परेरी बेसिस पे जो फिलअप करेंगे, जब उनको शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट मिल जाएंगे तो उनको पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। इसको भी चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को भी नकारा था। तो मेन मुद्दा यह है कि 100% रिजर्वेशन को किसी भी सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन करता है। और क्यों करता है उसके लिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स में इस रिजर्वेशन के इशू में कहा, या जितनी जजमेंट्स का मैंने अभी बालाजी का, नागराज का, राकेश कुमार का जजमेंट का रेफरेंस दिया है, उन सबको डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि इंदिरा साहनी के फॉर्मूलों को फॉलो करते हुए अगर हम 100% रिजर्वेशन करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। रिजर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, बाला, इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज ए राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इस वजह से 100% रिजर्वेशन
बट इट इज एन एफर्मेटिव एक्शन जो राइट टू इक्वालिटी से फ्लो करता है। हमें दो चीजों में डिफरेंस करना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट से फ्लो करता है, क्योंकि आप अगर उनके लिए एक एफर्मेटिव एक्शन लेते हैं तो वो एफर्मेटिव एक्शन से उनके फेवर में आप डिसीजन लेते हैं, और उसके लिए आपको कानून बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी कर सकते हैं, और यही सरकार ने भी किया था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरा बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया कि इसको रिव्यू होना चाहिए। मैं समझता हूं पीछे ये प्रश्न कई बार उठ चुका है कि विद इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इस तरह के कुछ एक परिवार हैं, कुछ एक फैमिलीज हैं जिन्होंने ये बेनिफिट पिछले 70 साल से उठाया है। ये रिजर्वेशन जब किया गया था ओरिजिनली तो 10 साल के लिए किया गया था, और क्योंकि आज भी हमारे देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में एट्रोसिटीज होती हैं, इसलिए सरकार ने समय समय पर इस पर विचार करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन को कंटिन्यू किया है और अब भी कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर उस कैटेगरी के अंदर बिना उनके कोटे को कम किए हुए अगर ये जो लोगों ने ऑलरेडी इसका बेनिफिट उठा लिया है उनको बाहर निकाला जाए, ताकि वो लोग जिनको अभी तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है उनको भी इसका बेनिफिट मिले, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। फाइनल डिसीजन लेने के लिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव पर छोड़ दिया है, और अगर एग्जीक्यूटिव चाहे तो इस पे विचार करके जो भी नॉर्म्स हैं उसको चेंज कर सकती है। मैं समझता हूं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो की है वो मैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी समझता हूं, जो उन्होंने कहा है कि इसमें अभी तक चेंज नहीं हुआ, चेंज की जरूरत है, और वो ऑब्जर्वेशन बहुत ही रेलेवेंट है। एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं कोट कर रहा हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू हैव द पॉलिटिकल विल to meet the challenges arising out of the reservation scenario wherein neither the list of those entitled have been reviewed nor the quota provision have come to an end. So ना तो उन्होंने कोटा खत्म करने की बात की है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि लिस्ट को रिवाइज करने की आवश्यकता है, लेकिन वो कार्य भी जो है वो एग्जीक्यूटिव को करना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। तो जो लॉ एज इट इज है वो एग्जिस्ट करता है, लॉ के प्रावधानों में कोई चेंज सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं किया गया है। ओके सिद्धार्थ, आप कुछ कहना चाहना है? साथ साथ मेरे दो सवाल थे। पहला ये कि जो एक मीडिया के जरिए खबर आई सामने कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन SC/ST में इस फैसले के साथ खत्म होता है, यहाँ वहाँ पर क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू होगा, ये गलत है, सही है? और दूसरा, रिजर्वेशन का जो ब्रैकेट 50% को पार करना या 100%, इन दोनों में से कहां पर किसके पास कितना स्कोप इस फैसले के बाद बचता है? ठीक है, मैं ये आंसर करना जरूरी समझता हूँ। पहली चीज, इंदिरा साहनी ने कैटेगोरिकली बोला कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है। इस बात को इस बेंच ने, 5 जजेस की बेंच ने पूरी तरह अप्रूव किया है और फॉलो किया है। इट इज नाइदर एन एक्सेप्शन नॉर अ कॉन्सिक्वेंस। जब ये सिद्धांत स्थापित हो गया, ये क्लियर हो गया, तो सेकंड इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि 16(4) जो कि रिजर्वेशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 16(4) इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसको उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये ग्रुप बैकवर्डनेस का एस्पेक्ट है, व्यक्ति विशेष का नहीं। अगर पूरी कम्युनिटी बैकवर्ड है तो उसको एज अ कम्युनिटी रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसमें से इंडिविजुअल फैमिलीज भले ही उनकी कंडीशंस इंप्रूव कर गई हों, वो प्रॉस्पेरस हो गई हों, उन फैमिलीज को रिजर्वेशन से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। इंडिविजुअल एक्सक्लूजन क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है। एक ग्रुप को रिजर्वेशन मिल रहा है, उसके अंदर कुछ फैमिलीज प्रॉस्पेरस भी होंगी, कुछ फैमिलीज बिल्कुल भी प्रॉस्पेरस नहीं होंगी, लेकिन सबको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये जो मीडिया की खबर है कि क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल किसी तरह इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, ये बिल्कुल गलत है, गलत है। इंडिविजुअल एक्सक्लूजन की बात सिरे से नकार दी है कोर्ट ने। 50% रिजर्वेशन की सीलिंग की बात है। कोर्ट ने साफ शब्दों में बोला है कि 50% इंदिरा साहनी में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट वाली लिमिट थी, एक प्रूडेंट बेंचमार्क माना गया था, लेकिन वो बाइंडिंग लॉ नहीं है। इस केस में भी
रिजर्वेशन 50% से ऊपर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो 100% रिजर्वेशन दिया गया है वो मीनिंगलेस है, क्योंकि बेनिफिट होना था बच्चों को, रिजर्वेशन दिया गया टीचर्स को। तो एक इनकॉन्ग्रुइटी है यहाँ पे। कोई भी ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि उस इलाके में टीचर्स अपने SC/ST कंडीशंस की वजह से अपॉइंट नहीं हो पा रहे थे। ना गवर्नमेंट बोल पाई, ना एपेलेंट्स बोल पाए। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे ये मुद्दा अराइज ही नहीं होता है, लेकिन एज अ प्रिंसिपल उन्होंने कहा है कि 50% लिमिट इज ओनली अ गाइडिंग लिमिट। उन्होंने कई सारे उन जजमेंट्स का हवाला दिया जहाँ पे ये लिमिट ट्रांसग्रेस हुई और उस ट्रांसग्रेशन को अपहोल्ड किया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। अब मैं आप समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस फैसले में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि किसी एक इलाके में सिद्धार्थ करें जिस जो केस था कि 100% को इसलिए वहां पे क्वेश्चन किया क्योंकि उसकी उपयोगिता या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उसके आधार पर। लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये कहती है कि प्रमोशन में SC/ST के लिए क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू होता है, और ना ही वो ये कह रही है कि किसी को एक कम्युनिटी में से एक्सक्लूड किया जा सकता है। जी देखिए कविंद्र जी, इशू ये है कि जैसा कि मल्होत्रा जी ने भी अपनी बात में कहा, भारत में 90 मतलब कि एक शुरुआत से पार्टिकुलरली पोस्ट मंडल कमीशन, अगर आप देखेंगे सारे केस का अध्ययन करेंगे, लड़ाई इस बात को लेकर है सॉरी कि अनुसूचित जाति जनजाति को रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलना चाहिए या न मिलना चाहिए। कोर्ट ले दे के सारे केसेस जो आए हैं वो इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। सिद्धार्थ जी मेरी बात को तस्दीक करेंगे कि केंद्रीय सरकार में जब पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण आया तो उसके बाद से लगातार जो केसों की भरमार हुई आरक्षण पर, वो रिजर्वेशन प्रमोशन को लेकर हुई है, और उसी को लेकर कोर्ट अलग अलग तरीके से जो बात ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की लागू कर दी गई है, मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरीके से कोर्ट उस बात को भी अनुसूचित जाति जनजाति पे लागू करना चाहता है। लेकिन अब इसमें बड़े आश्चर्य, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी आपको पता होगा उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड का एक फैसला आया कोर्ट का, उसने क्या कहा कि जो रिजर्वेशन जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा करके उन्होंने बताया। अगर रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट में नहीं है तो या तो इंदिरा साहनी का जजमेंट गलत है, या ये दो जजों की जो उत्तराखंड की बेंच थी वो गलत है। मुझे लगता है कि हमारे देश में लीगल न्यूमेरिटीज को एक ये बात तय करने की जरूरत है कि उनका जजमेंट का फ्रेमवर्क क्या रहेगा। क्या उनका फ्रेमवर्क उनकी अपनी व्यक्तिगत धारणाएं रहेंगी, या देश का कानून रहेगा, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग रहेंगी, हमारे संविधान की जो भावनाएं वो रहेंगी, या व्यक्तियों के अपनी जो खुद की रिजर्वेशंस हैं, प्रिजुडिसेस हैं, वो डोमिनेट करेंगी। हमें लगता है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जातियों के मामले में ये प्रिजुडिसेस ज्यादा काम आते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं आई वांट टू कोट, इन आवर ओपिनियन, ये सुप्रीम कोर्ट का है इसी जजमेंट का है, इट वाज राइटली अर्ज्ड, आप मान के देखिए, राइटली अर्ज्ड बाय राजीव धवन दैट द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिवाइज द लिस्ट। अब इस पूरे केस में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट को रिवाइज करने का सवाल ही नहीं है। अगर उसका सवाल नहीं है तो हाउ कैन सुप्रीम कोर्ट कैन गिव ओपिनियन ऑन दैट एंड मिसलीड द होल कंट्री। तो इशू ये है, सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए कि वो जो बात कह रहा है उससे देश के समाज में एक मैसेज जाता है, और आज सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों से, भाषा से ये मैसेज जा रहा है कि इसीलिए अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जातियां लगातार ये कह रही हैं कि हमारी न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में हमारा आरक्षण होना चाहिए। ओके भारती सर, क्योंकि वक्त कम है, मल्होत्रा सर, जो बात भारती साहब की आशंका है वो अलग है, उनके अपने निजी विचार भी हैं। ये जो सिद्धार्थ कह रहे थे, दो उसमें पॉइंट कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं, और एक और चीज एफिशिएंसी को लेकर भी इस फैसले में कुछ कहा गया है, वो बेसिकली क्या इशारा करता है? देखिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की जहां तक बात है, मैं समझता हूं इस जजमेंट में इसके बारे में कोई ऐसी अभिव्यक्ति स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं की गई है,
क्योंकि नहीं कही गई है तो वो मुद्दा हमारे सामने नहीं है। जैसा कि मेरा मानना है, मैंने जो जजमेंट पढ़ा है उसमें दो मुद्दे जो थे, एक 100% रिजर्वेशन वाला और दूसरा ये जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि रिव्यू करने की आवश्यकता है। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज इसको हम एक इस तरह से भी कह सकते हैं कि दिस इज नॉट द रेशियो ऑफ द केस, क्योंकि ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने कंसिडरेशन के लिए नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इशू था वो एंटायरली डिफरेंट था। तो लेकिन जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, भारती जी का एक एप्रीहेंशन है कि ये उसका गलत इंटरप्रिटेशन है या सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको कहना चाहिए था उसके बियॉन्ड कहा है। बट मैं समझता हूं जब एक एपेक्स कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है, जजमेंट देता है और उससे रिलेटेड कोई अगर ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसको हम ऑबिटर डिक्टा अक्सर कहते हैं, उस ऑबिटर को भी विचार करने के लिए सरकार को एक मौका मिलता है। लेकिन विचार करने के बाद अगर सरकार ये मानती है कि एक किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को एक्सक्लूड करने की या लिस्ट को रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अधिकार सरकार के पास है। उसका बाइंडिंग इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का इस पर्टिकुलर इशू पे जिस पे उन्होंने फाइनल वर्डिक्ट या डिसीजन नहीं दिया है, ऐसा उसका कोई आवश्यकता नहीं है। एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा आपका कि मेरिट वर्सेस जो एफिशिएंसी की बात है जी, कहा जा रहा कि इस फैसले में इसका भी कहीं कुछ जिक्र है, और वो क्या इशारा या फिर क्या कहता है? वो बड़ी सिंपली कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो बोगी है मेरिट की, इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट है। इंदिरा साहनी में ये बात क्लियरली बोली गई थी कि एक बार जब किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्पेस में टेस्ट के थ्रू लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है या पोस्टिंग हो रही है, उसके बाद ये डिसाइड करना कि कौन मेरिटोरियस है कौन नहीं है, ये इररिलेवेंट बात हो जाती है। कोर्ट ने बहुत मेरे ख्याल से सही तरीके से पुराने जजेस की एक लाइन कोट की है जिसमें लिखा है कि वी डोंट नीड केओटिक जीनियसेस। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ना ले आए जो इस देश को समझे नहीं और मात्र इसलिए क्योंकि वो बहुत मेरिटोरियस है उसका अपॉइंटमेंट हो। हमको नॉर्मल लोग चाहिए जो इस देश की कंडीशंस को समझते हैं और उस कंडीशन से, उस समझ से अपना काम कर सकें। तो मेरिट वाला आर्ग्यूमेंट, एफिशिएंसी वाला आर्ग्यूमेंट सिरे से खारिज किया है इस जजमेंट में। एक लास्ट कंक्लूडिंग बात बोलूँगा मैं जी। ये जो डायरेक्शन है लिस्ट रिवाइज करने का, ये मीडिया का क्रिएशन है। ये तिल का ताड़ बना दिया गया है। पूरा जजमेंट 152 पन्ने का है, 150 पन्नों में इस बारे में कोई बात नहीं है। आखिरी में जो लोग रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहे थे, राजीव धवन उन लोगों के वकील थे जो रिजर्वेशन सपोर्ट कर रहे थे इस केस में, उन्होंने कहा कि रिजर्व कैटेगरी के अंदर भी ये बात आती है कि SC ST की लिस्ट पीरियोडिकली रिवाइज होनी चाहिए। ये बात अपने आप में सही है। वो लिस्ट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल कमीशन जो हैं SC और ST के, वो पीरियोडिकली रिवाइज करते हैं। कोर्ट ने सिंपली ये कहा है कि अगर ऐसी कोई बात है कि कुछ लोग परमानेंटली एक्सक्लूडेड हैं और रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है उनको SC ST दलित होने के बावजूद, तो जो पीरियोडिक रिवीजन है उसमें उन लोगों को इंक्लूड किया जा सकता है। और जो लोग रिजर्वेशन के बेनिफिट से कैपेबिलिटी ड्रिवन हो चुके हैं उनको एक्सक्लूड किया सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कोर्ट ने सिंपली रीआइटरेट किया है। इसको क्रीमी लेयर से जोड़ना बिल्कुल गलत है। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अलग है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भारती साहब आपका, मल्होत्रा सर आपका, और सिद्धार्थ, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। और असल में समझने और समझाने के लिए और दर्शकों के लिए बहुत अहम है कि जब आप इस फैसले को तमाम मीडिया अखबारों में आपने पढ़ा होगा, उसकी हेडलाइंस क्या थी और उसका जेस्ट या उसका सार क्या था, और जब हमारे पैनलिस्ट उन तथ्यों को सामने लाए उस फैसले के जरिए, तो आपने समझा कि उनमें कितना फर्क है और असल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, उसकी मंशा क्या थी और उसका कहने का तात्पर्य क्या है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।